नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। मेरे देश में कोरोना को लेकर के संकट के हालात बने हुए हैं। हर बीतते पल के लिए किसी न किसी के साथ बीतते पल के साथ सांस टूटती जा रही है। पूरे देश में लोग मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं इस वक्त, लेकिन इसी भयावह स्थिति के बीच में कुछ ऐसे विलेन भी हैं जो जरूरतमंदों का फायदा उठा रहे हैं। जी हिंदुस्तान इन्हीं खलनायकों का लगातार पर्दाफाश कर रही है। हमारे जाबाज रिपोर्टर की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि कई जगह अंतिम संस्कार में कालाबाजारी हो रही है। शमशान में भी अंतिम संस्कार के लिए उगाही माफिया रिश्वत ले रहा है। वहीं महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की आस में कई लोगों की सांसें उखड़ गई हैं। बीजेपी का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार का इस कालाबाजारी में हाथ है। जी हिंदुस्तान का प्रण है कि सांसों के विलेन का हर चेहरा हम बेनकाब करेंगे। वेंटिलेटर नहीं मिला। कोरोना काल में इंसानियत को कुछ लोगों ने तार तार कर दिया है। देश में हजारों लाखों लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चंद पैसों के लिए दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं। इधर राजधानी दिल्ली से बेहद परेशान करने वाली खबर आई। दिल्ली के कुछ शमशान घाट पर लोगों का आरोप है कि वहां अंतिम संस्कार के लिए रिश्वत का खेल चल रहा है। शमशान घाट में लाशों का अंबार है। कई जगह एडवांस बुकिंग हो रही है तो कई जगह शमशान के दरवाजे ही बंद कर दिए गए। इसीलिए इसका फायदा शमशान के ये माफिया उठा रहे हैं, जो मनमाने कीमत पर लोगों से अंतिम संस्कार के लिए पैसे वसूल रहे हैं। पैसे चाहिए, बिना पैसे का कोई काम ही नहीं है। मतलब 7:30 बजे से यहाँ खड़ा हूँ मैं। 7 बजे से 7:30 बजे से 7:30 बजे सुबह से काम कर लेते हैं। गरीब आदमी का ऐसी लाइन में लगो, जो पीछे से देखो, उनका पीछे से जाके पैसे देके पहले काम हो रहा है। जो पैसा दिया तो पहले यहाँ लाइन लगा हुआ है। इसके अंदर कि जो इसके अंदर जो छोटे छोटे कर्मचारी है ना, मतलब वो कहने के छोटे कर्मचारी है, कमा खूब रहे हैं, मतलब दूसरे तरीके से खूब कमा रहे हैं। पैसे हर एक चीज में पैसे चाहिए, बिना पैसे का कोई काम ही नहीं है। मतलब 7:30 बजे से यहाँ खड़ा हूँ मैं। 7 बजे से 7:30 बजे से 7:30 बजे सुबह से काम कर लेते हैं। गरीब आदमी का ऐसी लाइन में लगो, जो पीछे से देखो, उनका पीछे से जाके पैसे देके पहले काम हो रहा है। जो पैसा दिया पीछे से पहले यहाँ लाइन लगा हुआ है। और आप इन गाड़ियों के नंबर नोट करें, सब ये पंडित जी यहाँ से पूछिए। इस बीच एक गंभीर आरोप महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार पर लगा। बीजेपी का आरोप है कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर कोविड घोटाला हो रहा है। ठाकरे सरकार का कोविड करप्शन, रेमडेसिविर अप्रैल महीने में ऑर्डर दिए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1568, महाराष्ट्र सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट 1311, हाफकिन इंस्टीट्यूट जो सरकार की है 665 और मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 665 हमने लोकायुक्त में और एंटी करप्शन ब्यूरो में पिटीशन दाखिल की है। इसकी जांच होनी चाहिए। और आपको सीधे लिया चलते हैं कोरोना को लेकर के इस वक्त देश के 4 बड़े डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं देशवासियों से, सुनाते हैं आपको। ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आप ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कम करेंगे, और जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और ऑक्सीजन आप लगाएंगे तो किसी व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको आप ऑक्सीजन डिनाई कर रहे हो, और उसके लिए वो लाइफ सेविंग हो सकती है। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऑक्सीजन का मिसयूज ना करें, रेमडेसिविर का मिसयूज ना करें, पैनिक ना करें। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो घर पे अपने आप को आइसोलेट करके ठीक हो सकते हैं, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। अगर हम होम आइसोलेशन ठीक से करेंगे, अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपने आप को मॉनिटर करेंगे, वार्निंग साइंस की तरफ ध्यान देंगे, तो हॉस्पिटल्स की भीड़ भी कम होगी। जिन लोगों को बेड की जरूरत है उनको बेड मिलेगा और उनकी पूरी तरह से इलाज हो पाएगा। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि पैनिक ना करें, ड्रग्स की तरफ ना जाएं, डॉक्टर्स पे विश्वास करें, और स्टीरॉइड्स, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की माइल्ड केसेस में कोई जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए उसको अवॉइड करें। इस मैसेज के बाद मैं अब डॉक्टर नरेश त्रेहिन को कहूंगा कि वो अपना मैसेज दे, जिससे हम लोगों को आगे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके। तो जैसे डॉक्टर साहब ने ये मुद्दा उठाया कि कैसा पैनिक फैल रहा है और कैसे अपने आप का संतुलन मेंटेन करना है, आप ये देखेंगे कि पहले जब आरटीपीसीआर पॉजिटिव होता है
तो सिम्टम्स मेनली जिससे शुरू होती है या ड्राई कॉफ या लॉस ऑफ स्मेल या फीवर, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जिससे शुरू होता है। आरटीपीसीआर तो कराने से पता लग जाएगा कि है कोविड पॉजिटिव कि नहीं। जैसे ही आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है, मेरे एडवाइस ये है कि अपने लोकल डॉक्टर जिससे आपको ऑलरेडी संपर्क है उससे आप कंसल्ट करें, क्योंकि आज सब डॉक्टर्स को जो प्रोटोकॉल जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने भी बताई, वो प्रोटोकॉल सबको पता है और वो उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो मेजॉरिटी मतलब 90% से ऊपर ही लोग जो हैं वो घर पे ही ठीक हो जाएंगे, जिनकी दवाइयां उचित टाइम पे उचित दवाई दी जाएगी। ऑक्सीजन का तो आप डॉक्टर साहब ने बताया ऑलरेडी, पर ये बात सोचने की है कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। जैसे योगा का जो अनुलोम विलोम एक्सरसाइज है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है हमारे लंग्स को एक्सपैंड करने में, और क्योंकि आप जब लंबा सांस लेके रोकते हो तो ऑक्सीजन की एक्सचेंज भी ज्यादा होती है ब्लड के साथ। तो आप देखेंगे कि अपनी लंग्स की हेल्थ को ठीक रखना है, और अगर जो टेंडेंसी कोई हो तो वो जो प्रोन पोजीशन में बताया वो होना जरूरी है। अगर जो इससे आपके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटीज ठीक नहीं है तो हम सब हॉस्पिटल्स ने एक क्वारंटीन फैसिलिटी अपने हॉस्पिटल के पास ही ले ली है। जैसे हमने रेड फॉक्स लिया है। हम पेशेंट्स को जिनको कुछ एंजाइटी है या जिनके पास घर में सुविधाएं नहीं है, हम रेड फॉक्स में उनको भेज देते हैं। वहां पे हमारे डॉक्टर और नर्सेज उन पे मॉनिटर रखते हैं। अगर जो वहां से किसी को तकलीफ होती है कि बात बढ़ गई, जो 5% की बात कर रहे हैं हम, उनको फिर हॉस्पिटल में लिया जाता है। तो ये रूट भी बहुत सिक्योर लगता है लोगों को। तो इसीलिए घर सबसे ज्यादा अगर जो मॉनिटरिंग हो रही है, डॉक्टर आपको सेटिस्फैक्टरी अगर जो आपको मॉनिटर कर रहा है तो वो सबसे अच्छा है। उसके बाद मैंने बताया इंटरमीडिएट एंड हॉस्पिटल तभी जाना है जब इंट्रावीनस ड्रग्स की जरूरत हो या नॉर्मल ऑक्सीजन जो 2-4 लीटर दे रहे हैं हम, उसके बावजूद भी ऑक्सीजनेशन बहुत गिर रही है। सो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को सबको अपना प्रोटेक्शन करना है सबसे पहले, डिजीज से पहले। वो जो तीनों गुर बोल रहे हैं हम कि बार बार जो मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन की बात करते हैं, उसको आप डबल अप करिए। मतलब ये कि अगर जो आप घर से बाहर जा रहे हैं कहीं क्राउडेड प्लेस में, तो डबल मास्क यूज करें। N95 है तो N95 और एक वो जो उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क, अगर जो नहीं है कॉटन मास्क भी यूज करते हैं तो 2 करें, एक और उसका ऐसे टाई करें कि वो सील बन जाए आपकी फेस के ऊपर। तो इससे जो ब्रीदिंग हो आपके नोज और लंग्स में जो हवा जा रही है उसमें वायरस ना जाए। सो ये तो हो गई प्रिवेंटिव। और मेरे को ये ख्याल है कि आज के दिन हमारी जो लड़ाई है संक्रमण में, ये सबसे पहला जो सिपाही है वो पब्लिक है हिंदुस्तान की। क्राउडेड प्लेसेस से दूर रहे, कोई जरूरत नहीं है बड़ी शादियां या पार्टीज करने की। जो क्राउड इवेंट्स हैं उनसे दूर रहे और अपनी पूरी हिफाजत करें बाय मास्किंग एंड ऑल दैट। अब लोग पूछते हैं कि हम घर से बाहर जो जाना पड़ता है, जो काम करने वाले हैं युवा, उनको जब वो घर आते हैं वापस, पहले तो अपना मास्क को साइड में रखें, अपने कपड़े चेंज करें, फिर फैमिली से मिले, क्योंकि यू डू नॉट वांट टू इन्फेक्ट योर अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। तीसरी बात यह है कि ये जो अब कंफ्यूजन हो रहा है बहुत कि ये वेरिएंट्स जो आ गए हैं, ये वेरिएंट से एक बात जाहिर है क्यों हम कह रहे हैं और सावधान रहो, बिकॉज ये वेरिएंट की जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी है वो डबल हो गई है। तीसरी बात यह है कि अगर जो आप अपना घर पे स्वास्थ्य ठीक रखेंगे, ये अमल करेंगे, तो हो सकता है आपको लगे ही नहीं, वो बेस्ट तरीका है। अब जो ऑक्सीजन के ऊपर कंफ्यूजन हो रही है, जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है, वो इसलिए हुई है कि हिंदुस्तान में जो पहले हमारे हेल्थ केयर की कंजम्पशन थी ऑफ ऑक्सीजन, कोई अबाउट 15 से 2000 टन की थी ऑक्सीजन पर डे।
अब हमारी जो वो रिक्वायरमेंट है वो 7-8 हजार तक पहुंच गई है। तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी जो नॉर्मल हमको सप्लाई करती थी, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। वो पूरा कोशिश कर रहे हैं, पर फॉर्चुनेटली जो हमारे स्टील प्लांट्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑक्सीजन यूज करते हैं, उनके पास बहुत कैपेसिटी, पर उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टील प्लांट से हॉस्पिटल्स के लिए वो क्रायो टैंक्स की जरूरत होती है, जिसकी जो तादाद है वो इतनी नहीं थी, पर गवर्नमेंट ने अब ये इंपोर्ट कर लिए हैं, शुरू हो गया आने, और उम्मीद है कि आने वाले 5-7 दिन में जो ये तकलीफ हो रही है हॉस्पिटल्स में, लास्ट घंटे 2 घंटे की ऑक्सीजन बचती है तो ऑक्सीजन डिलीवर होती है, वो जो सिचुएशन है मेरे को लगता है अंडर कंट्रोल आ जाएगी। पर ये हमारे को सबको मिलकर लड़ना है और निश्चिंत रहे कि इससे जीत होगी। तो मैं अभी आपको डॉक्टर सुनील कुमार से हैंड ओवर करता हूं कि वो जो बाकी बातें हैं इस संक्रमण की, ये उस पे आप अपना मार्गदर्शन दें। गुड आफ्टरनून, नमस्कार डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर नवीद एंड हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे बुलाने के लिए। मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंडिया हूँ। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे डॉक्टर त्रेहान जी हैं, डॉक्टर गुलेरिया जी हैं, उन्होंने बहुत सी सारी बातें इस कोविड-19 के इन्फेक्शन को लेकर के क्लियर कर दी हैं, और ये सभी तथ्य हमें ध्यान में रखने चाहिए। हमें इस बात पर इत्मीनान रखना चाहिए कि हमारे इतने सीनियर डॉक्टर्स जो है, जिनका इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्टैंडिंग है, जिन्होंने इस कोविड-19 इन्फेक्शन के बारे में न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया को ज्ञान दिया है, वह हम सबको, हमारी जनता को बता रहे हैं कि पैनिक नहीं करना है। तो एक विश्वास आना चाहिए। तो जब हम सब लोग मिल करके आपके सामने आ रहे हैं, तो ये आप सभी को विश्वास करना चाहिए कि तथ्यों पर ध्यान दें, ना कि पैनिक सिचुएशन पर। देखिए, जहां तक हमारी लड़ाई की बात है, इस बात पे ध्यान रखिए, 2020 एक बहुत ही एक अजीब सी नई बीमारी लेकर के आया, और हमने उस समय हमारी इस बारे में कोई तैयारी नहीं थी। भारत सरकार ने अपनी पूर्णतः अपना कर्तव्य निभाया, और जहां हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग बिल्कुल एक अनोखे स्तर पर पहुंचा दी, जहां हम लोग RT-PCR टेस्ट करने की एक लैब होती थी हमारी, वहां हमने 2000 से ऊपर 2500 से ज्यादा लैब्स बना लिए पूरे देश में। जहां हमारे पास टेस्ट की कैपेबिलिटी बहुत कम थी, वहां हमने लाखों में टेस्ट करने की जिम्मेदारियां और निभाई हैं, और कैपेबिलिटी तक पहुंचे हैं। जहां हम अपने PPE किट्स के बारे में बात करें, जहां हम अपने मास्क के बारे में बात करें, तो जहां हमारे बेड्स की बात करें, जो हमारे जो हॉस्पिटल बेड्स होते हैं या कोविड केयर सेंटर्स होते हैं, जिनमें हम सिर्फ माइल्ड केसेस को एडमिट करते हैं, या हमारे जो ट्रैकिंग टेस्टिंग जो कैपेबिलिटीज होती हैं, जो टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं और एसिम्प्टोमेटिक, या वो बहुत ही घर में उनका इलाज किया जा सकता है, उनको ट्रैक करना, उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना, उनके हालचाल पूछना, उनको सही सलाह देना बाय पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन या थ्रू हेल्पलाइन। तो एक बहुत बड़ा सफर हमने पिछले साल तय किया, और देयरफॉर ये हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारी जो सरकार है, या हमारे जो भी स्टेप्स लेते हैं इस बारे में, वो बहुत कंक्रीट और साइंटिफिक स्टेप्स लेते हैं। हमारे यहाँ कई सारे ग्रुप बने हुए हैं जो बिल्कुल टॉप साइंटिस्ट को लेकर के हैं, टॉप डॉक्टर्स को लेकर के हैं, टॉप माइक्रोबायोलॉजिस्ट को लेकर के हैं, टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट को लेकर के हैं। तो वो भारत सरकार को सलाह दे रहे हैं। भारत सरकार का एक तरह से उसको अग्रणीय रोल अदा कर रहे हैं, ताकि हम देश में इस कोविड-19 की लड़ाई को आगे ले जाएं।
तो देश के तमाम बड़े डॉक्टर्स को सुन रहे थे आप, वो बता रहे थे कि इस वक्त जो स्थिति है उससे कैसे आप उभर सकते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, समझदारी से काम लेना है, सब कुछ सामान्य होगा। एक बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश है कि कोई भी अस्पताल मरीज को ना लौटाए। जितने भी मरीज आ रहे हैं उन्हें एडमिट किया जाए, योगी सरकार ने आदेश दिया है और उन्हें भर्ती करे। अब सरकारी अस्पताल भरे हैं, उनके पास अगर बेड नहीं है तो निजी अस्पताल भेजे उन मरीजों को। इलाज का पूरा खर्च यूपी सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को एक बड़ी राहत दी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी ये खबरें, ये तस्वीरें सामने आ रही थी कि वहां के जो अस्पताल हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, वहां अब बेड अवेलेबल नहीं है, फुल हो चुके हैं वो। हमारे साथ इस वक्त तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली से हमारे साथ हितेन, तो लखनऊ से हमारे साथ तुषार हैं, मुंबई से हमारे साथ सरफराज हैं। लेकिन सबसे पहले तुषार का रुख करते हैं, क्योंकि बात अभी उत्तर प्रदेश की हो रही है। यूपी से बड़ी खबर सामने आई है। तुषार, इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, लाभ मिलेगा, ऐसे लोगों को खास करके जो पैसे के अभाव में दम तोड़ रहे थे। देखिए, निश्चित तौर पे एक बड़ी राहत है यूपी के लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का विकराल रूप आया सामने और जो प्राइवेट अस्पताल थे वो महंगी कीमत पे पैसा वसूल रहे थे, उनके एक बेड का चार्ज काफ़ी महंगा था और जो गरीब तबके के लोग थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे और इलाज के अभाव में वो दम तोड़ दे रहे थे। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी अगर सरकारी अस्पताल पहुंचता है और वहां बेड नहीं है तो उनको तत्काल प्राइवेट अस्पताल भेजा जाए और प्राइवेट अस्पताल में जो भी खर्च आएगा उसका इलाज, उसका जो वहन होगा, पूरा खर्च होगा, वो राज्य सरकार देगी। ये खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि देखिए, कई बार शिकायतें लगातार आ रही थी, जो निजी अस्पताल हैं उनके बेड के खर्च, उनके वेंटिलेटर खर्च, उनके आईसीयू खर्च इतने ज्यादा थे जो हर व्यक्ति वहन नहीं कर पा रहा था, और जो वहन कर रहा था देखिए ये यूपी सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है ना, इससे लोगों को राहत जरूर मिलेगी। इंप्लीमेंट करने में हो सकता है थोड़ा बहुत वक्त लग जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी राहत उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई है। तुषार, आप बने रहे हमारे साथ। तो यूपी से ये बड़ी खबर जिस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी तुषार भी दे रहे थे, क्या स्थिति है वहां आगे भी आपको बताएंगे, लेकिन हमारे साथ मुंबई, दिल्ली, लखनऊ से संवाददाता पल पल की खबर आपको दे रहे हैं। इससे पहले आपको सुमित कुमार जो हमारे सहयोगी हैं उनकी रिपोर्ट हम दिखाते हैं, जो कोरोना के बाद दर्दनाक हालात बयां कर रहे हैं। दिल्ली के सराय काले खां के शमशान घाट में कोरोना से मौत के बाद इतने शव आ रहे हैं यहां कि शमशान घाट छोटा पड़ गया है। शवों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान के पीछे और पार्क में 120 चिता घर बनाए जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और लगातार मौतों का आलम यह है कि सैकड़ों मौतें लगातार हो रही हैं, जिसके चलते अब शमशान घाट में जगह कम पड़ गई है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये सराय काले खां का शमशान घाट है और यहाँ लगातार सैकड़ों शवें जो हैं वो रोज पहुंच रही है, जिसके चलते अब शमशान घाट में जगह कम पड़ गए हैं, जिसके चलते अब शमशान घाट के बगल का जो इलाका है, खासकर जो ग्राउंड है, उसमें चिता घर तैयार किया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये कोई मकान नहीं बन रही है, बल्कि चिता घर बन रही है। ये समझ सकते हैं कि किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली से निकल कर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम जो कंस्ट्रक्शन का जो काम इस वक्त चल रहा है वो दीवार के लिए नहीं बल्कि चिता घर के लिए चल रहा है। तो 100 चिता घर जो है इस पूरे ग्राउंड में बनाया जाना है। इसके अलावा जो बगल का पार्क है उसमें भी करीब 20 चिता घर बनाए गए हैं, यानी कि अब तक 54 चिता घर उधर बन गए हैं। और इधर स्थिति ये है कि 100 जो है यहाँ चिता घर बनाने की तैयारी जो है इस वक्त चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ राजमिस्त्री हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजपाल। क्या ये जो आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किस लिए, क्या कर रहे हैं? चिताओं के लिए कर रहे हैं। कोविड के आ रहे हैं ना, इसमें कम पड़ रहे हैं, तो इधर जलाने के लिए 100 और बना रहे हैं। 100 बनेंगे जिसमें ये तैयार हो जाएंगे, जैसे आएंगे इधर और चिता घर बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं इनको। हालात कितने खराब है यहाँ? बहुत ज़्यादा खराब है सर।
कितनी शवें आ रही हैं यहाँ? इधर आ रही है 100 से 150 200 तक भी पहुँच रही है, कोई गिनती थोड़ी गिन रहे हम। तो वहाँ जगह कम पड़ गया है? जगह कम पड़ रही है सर। तो ये पूरा जो गार्डन आप देख रहे हैं इसमें पूरे गार्डन में 100 बनेंगे जी। तो यहाँ देखिए जेसीबी मशीन से तमाम ईंट और कंक्रीट जो है सीमेंट लाया गया है और यहाँ लगातार काम इस वक्त चल रहा है। देख सकते हैं जो पूरा इलाका है वो सराय काले खां का इलाका है। इस पूरे गार्डन में चिता घर बनाने की तैयारी इस वक्त चल रही है। तो लगातार कमोवेश पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है कोरोना को लेकर, जिसके चलते अब शमशान घाट में जगह कम पड़ गई है। कैमरा पर्सन अमित के साथ सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये स्थिति आ गई है, शमशान घाट में जगह कम पड़ गई है। तो अब इस तरीके से यहाँ शवों के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से उनका दाह संस्कार किया जा सके। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आगे भी ग्राउंड रिपोर्ट जारी है, हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र बीजेपी का उद्धव सरकार पर आरोप है, राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन का घोटाला हुआ है। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया, रेमडेसिविर की खरीद में अनियमितता यहां बरती गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने लोकायुक्त से इसकी शिकायत भी की है, एंटी करप्शन ब्यूरो से भी बीजेपी ने इसकी शिकायत की है। रेमडेसिविर ये वो दवा जो कोरोना मरीज को दिया जाता है जिन्हें ज्यादा जरूरत होती है, जिनकी हालत खराब हो जाती है। और अब इस दवाई को लेकर के महाराष्ट्र सरकार पर बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि इसकी भी कालाबाजारी हो रही है महाराष्ट्र में। ठाकरे सरकार का कोविड करप्शन, रेमडेसिविर अप्रैल महीने में ऑर्डर दिए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1568, महाराष्ट्र सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट 1311, हाफकिन इंस्टीट्यूट जो सरकार की है 665 और मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 665 हमने लोकायुक्त में और एंटी करप्शन ब्यूरो में पिटीशन दाखिल की है, इसकी जांच होनी चाहिए। और देश की राजधानी भी इस वक्त कोरोना से जूझ रही है, लेकिन इस बीच दिल्ली के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली को कल मिलेगी 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से आएगी यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस और 4 टैंकर ऑक्सीजन लेकर के कल पहुंच जाएगी दिल्ली। दिल्ली के अस्पतालों से लगातार ये शिकायतें सामने आ रही थी और अस्पतालों की तरफ से नोटिस भी चस्पा किए जा रहे थे कि उनके पास अब बैकअप भी नहीं बचा है। ऐसे में दिल्ली सरकार भी बार बार केंद्र सरकार से ही मदद की दरकार कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में एक अच्छी खबर ये है कि 4 टैंकर ऑक्सीजन लेकर के कल दिल्ली पहुंच जाएगी सुबह, और दिल्ली को अब इससे राहत मिलेगी। कल 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को दी जाएगी। 4 टैंकर ऑक्सीजन लेकर के कल दिल्ली पहुंचेगी और दिल्ली के अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की किल्लत है, अफरा तफरी मची हुई है, कहीं 2 घंटे का, कहीं 4 घंटे के लिए सिर्फ ऑक्सीजन बची हुई थी। बार बार लगातार अस्पतालों की तरफ से हाईकोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए गए और अब ये अच्छी खबर है कि 4 टैंकर जब ऑक्सीजन लेकर के कल दिल्ली पहुंचेगी तो 70 मीट्रिक टन जो दिल्ली के अस्पताल हैं इन सब में ये ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो कोरोना से जूझती दिल्ली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दिल्ली के एक अस्पताल की हम बात करें तो 1 हफ्ते तक का जो लॉकडाउन है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। यहां पर मरीजों की संख्या अस्पतालों में लगातार बात करें तो 1 हफ्ते तक का जो लॉकडाउन है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। यहां पर मरीजों की संख्या अस्पतालों में लगातार बढ़ती जा रही है, इसको देखते हुए और दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में हालात खराब है, लॉकडाउन अब जरूरी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह कहना है। और दिल्ली में 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत इस वक्त भी है। दिल्ली के लिए 490 टन यहां पर अलॉट किया गया, लेकिन मिल नहीं रहा ये ऑक्सीजन जो अलॉट किया गया दिल्ली को, वो भी ऑक्सीजन इन्हें नहीं मिल रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन को लेकर के लगातार केंद्र के संपर्क में भी है राज्य सरकार और दूसरे राज्यों से भी ऑक्सीजन की मांग हम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये तमाम बातें सामने रखी और 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और एक्सटेंड करना इसलिए पड़ा क्योंकि हालत अभी स्थिर नहीं है दिल्ली में। ऑक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है, इतनी कम है, तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालू किया। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं
जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितने घंटे की और बच गई। ये सारी चीज़ें ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है। तो देखिए दिल्ली में क्या स्थिति है, इसके लिए सीधे ग्राउंड का रुख कर लेते हैं। 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए, सुमित और अभिषेक हमारे साथ। सुमित आरएमएल अस्पताल के बाहर इस वक्त मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सुमित, कल सुबह तक का इंतजार करना होगा। 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कल दिल्ली के तमाम अस्पतालों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो क्या इतना पर्याप्त ऑक्सीजन है तमाम अस्पतालों में कि आज की रात गुजर जाए, मरीजों की जो हालत है उसको संभाल ले अस्पताल, ऑक्सीजन उन्हें जरूरत जितनी है उतनी सप्लाई की जा सके? देखिए प्रिया, जो बड़े अस्पताल हैं दिल्ली के कांग्रेस, उनको फिलहाल 10 से 12 घंटे की ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई हो चुकी है। देर सुबह में जो है वो पहुंची इन तमाम अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन, वो चाहे गंगाराम हो या फिर एम्स हो या फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो, ऐसे तमाम अस्पतालों के लिए 10 से 12 घंटे के ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। लेकिन छोटे जो अस्पताल हैं उनके लिए अभी भी समस्या है, वो खुद इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार से उन्हें कोई भी किसी भी तरह की मदद जो है वो ऑक्सीजन को लेकर नहीं मिल पा रही है। ऐसे में 70 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन कल पहुंचेगा तो मुमकिन है कि जो तमाम अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं उनको एक तरह से राहत जरूर मिलेगी। कांग्रेस दिल्ली के तमाम अस्पतालों की स्थिति पिछले कई दिनों से इसी तरह की दिखाई दे रही है। लगातार ऑक्सीजन का जो संकट है वो दिल्ली के तमाम अस्पतालों जो है वो तमाम अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे कर प्रिया जरूर कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन का जो संकट है वो कम होते जा रहा है। चलिए, ऑक्सीजन का जो संकट है वो कम हो ये हम सब उम्मीद भी करते हैं, और राज्य सरकारें लगातार मदद भी कर रही हैं एक दूसरों की, केंद्र भी लगातार तत्पर है इस चीज को लेकर के। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आप बताइए, आज की अगर स्थिति की बात की जाए दिल्ली की, तो क्या स्थिति है अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों में क्या स्थिति है, मरीजों की भी? क्योंकि खबरें कई बार सामने आई है, देखा हमने कि बहुत बदतर स्थिति है दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की भी। अगर हम बात करें, मरीजों की कतार है, लंबी लंबी लाइनें हैं, लेकिन एडमिशन नहीं मिल रहा। आज भी वही स्थिति है क्या? बिल्कुल प्रिया, देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक वाकया। सुबह आईटीबीपी के जो छतरपुर का जो अस्पताल है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको फिर से शुरू किया जा रहा है, 1000 बेड का वो अस्पताल, जिसमें 500 ऑक्सीजन बेड और 500 नॉर्मल बेड का अस्पताल है। वहां पर मैं गया था, वो अस्पताल अभी तक शुरू नहीं हुआ क्योंकि पैरामेडिकल के जो स्टाफ है वो नहीं पहुंचे थे। आज देर रात तक या कल सुबह तक शुरू हो जाएगा। लेकिन वहां बाहर सुबह 5 बजे से ही लोग खबरें देखकर आने शुरू हो गए थे, और खुद पेशेंट एम्बुलेंस, ऑटो में, अपने निजी कारों में, बाइक पर, पैदल वहां पर जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो वहां बाहर सड़कों पर दिखाई दे रहे थे, और वो लगातार हमसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। किसी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो 76 है, 75 है, 74 है, 80 है। इस ऑक्सीजन लेवल के लोग सड़कों पर, वहां पर फुटपाथ पर बैठे हुए थे कि कब इसमें एंट्री होगी, कब रजिस्ट्रेशन होगा, और कब हमको बेड मिलेगा, और कब मेरा इलाज शुरू होगा। यानी कि अभी भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और मेरे सामने उसी अस्पताल के बाहर, सरदार वल्लभ भाई कोविड अस्पताल के बाहर ही 3 लोगों ने मेरे सामने दम तोड़ दिया, जो वहां पर क्रिटिकल कंडीशन में आए थे कि शायद अस्पताल खुल गया और उनको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन 3 लोगों ने दम तोड़ दिया, और कई लोग ऐसे थे जिनका ऑक्सीजन लेवल 80 और 85 के बीच में था। तो स्थिति अभी भी बेहद खराब है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है प्रिया। लोग लाइन लगाकर खड़े हैं अस्पतालों के बाहर, लेकिन उनको बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आईसीयू नहीं मिल रहा है। और जिस भी अस्पताल के बाहर आप चले जाइए, आपको वहां पर कोरोना पेशेंट अस्पताल के बाहर सरकार लगी हुई है, सरकारें यही कह रही है थोड़ा वक्त लगेगा संभलने में, 10 दिन का, 1 हफ्ते का, लेकिन ये वक्त ही तो नहीं दे रहा। ये जो कोरोना मरीज हैं, जो ये संक्रमण है, मरीजों को वक्त ही तो नहीं दे रहा। और आप बता रहे हैं कि आपके सामने 3 लोगों ने दम तोड़ दिया सिर्फ इस आस में। लोग इस अस्पताल के बाहर आए हुए थे कि यहाँ पर दाखिला मिल जाएगा, जान बच जाएगी, लेकिन वहां कुछ भी अभी नहीं था, शुरू नहीं हुआ है। आपने दिखा दिया सारी चीजें, हमने भी देखी है किस तरीके से उसका उद्घाटन भी किया गया, बेड्स वहां पर लगाए गए हैं, दावा किया जा रहा है 1000 कोविड पेशेंट यहां पर एडमिट होंगे। लेकिन कब? जल्द से जल्द इस चीज की शुरुआत हो जानी चाहिए। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और खबर जान लीजिए, ये दिल्ली से ही खबर है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने
कई मुख्यमंत्रियों को खत लिख करके दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की मांग की है। क्या कुछ कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए आप। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ आपके राज्य में गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है, जब भी कुछ कॉन्क्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है, इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इतनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा। सुमित और अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की क्या स्थिति है ये भी बता रहे हैं। सुमित, ये इमरजेंसी जैसे जो हालात इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी है पूरे देश भर में और दिल्ली की जो इतनी स्थिति खराब है, इसका अंदाजा तो पहले से था क्योंकि कोरोना तो अभी गया नहीं। जिस तरीके से कोरोना का पीक हमने 2020 में भी देखा था, सारी चीजें खुली, उसके बाद वापस से कोरोना के केसेस तो लगातार सामने आ रहे थे। यानी कि पूरी तरीके से फेलियर है राज्य सरकार का। हर चीज के लिए आप आश्रित है केंद्र सरकार पे। आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्या जवाबदेही आपकी नहीं बनती है? आपके राज्य की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई, हर चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इस वक्त भी कि हमने केंद्र से मदद मांगी है, मिल जाए तो हम कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा और इसी को लेकर कल हाईकोर्ट काफी नाराज था और हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई थी। हाईकोर्ट का कहना था कि अगर आपके पास टैंकर नहीं है तो अब तक आपने टैंकर मुहैया क्यों नहीं कराया, आपने टैंकर की व्यवस्था क्यों नहीं की, केंद्र सरकार से मदद क्यों नहीं मांगी। ऐसे तमाम सवाल थे जो कि कल हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था। और देखिए, सबसे अहम बात है कि दिल्ली सरकार के पास टैंकर नहीं है, लेकिन टैंकर की व्यवस्था आखिरकार क्यों नहीं की गई, ये सबसे बड़ा सवाल दिल्ली सरकार के सामने है। और यही बात कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी दिल्ली हाईकोर्ट में इसी बात को कह रहे थे कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने को लेकर। ये तमाम बातें जो वो हाईकोर्ट के सामने आई थी और हाईकोर्ट ने भी कहा था कि अगर ऑक्सीजन इसीलिए हाईकोर्ट की तरफ से पूछा भी गया था अरविंद केजरीवाल ने, जिस तरीके से पिछली बार दम भरा था कि दिल्ली में ऐसा करेंगे हम कि लोगों के घर घर ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, और आज दिल्ली में ऐसी स्थिति है कि लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, वहां ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि दिल्ली सरकार के पास ना कोई प्लांट है, ना ऑक्सीजन है, ना तो टैंकर्स है कि वो सप्लाई कर पाएंगे। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना विकराल हो रहा है। डिप्टी सीएम के निजी सचिव की कोरोना से मौत की खबर सामने आ रही है। दिनेश शर्मा के सचिव कल्याण सिंह की मौत हो चुकी है, कोरोना संक्रमित है। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के ड्राइवर की भी मौत की खबर सामने आ रही है, वो भी कोरोना संक्रमित है। निजी सचिव और ड्राइवर दोनों कोरोना संक्रमित थे। इस बीच देखिए, कोरोना की वजह से हर आमो खास हर किसी को ये बीमारी, ये महामारी अपनी जद में ले रहा है और कभी भी कोई भी दम तोड़ दे रहा है, उसकी खबरें लगातार सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश से यह खबर सामने, जहां निजी सचिव और ड्राइवर दोनों कोरोना संक्रमित हैं और यूपी में लगातार विकराल हो रहा है कोरोना भी। और एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। ये यहां बीजेपी विधायक की पत्नी का भी निधन हुआ है। विधायक सुरेश श्रीवास्तव की पहले ही मौत की खबर आई थी सामने, वो भी कोरोना पॉजिटिव थे। सुरेश सिंह की भी कोरोना के चलते मौत हो गई थी और अब पत्नी मालती श्रीवास्तव की भी मौत की खबर सामने आ रही है, ये भी कोरोना पॉजिटिव थी और इनके निधन की भी खबर अब सामने आ रही है। अभिषेक का वापस से रुख कर लेते हैं। अभिषेक, देखिए, हर राज्य में कमोबेश एक जैसी स्थिति है, लेकिन तमाम राज्य सरकारों की तरफ से हर मुमकिन कोशिश जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। दिल्ली पे सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि दिल्ली में मौत के आंकड़े, जो कोरोना संक्रमित के मामले हैं, हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और इसके इतर यहां तो ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस का अटैक भी दिल्ली वासी झेल रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, यहाँ पर स्थिति बहुत बेहद नाजुक है और जिस तरीके से लगातार हर दूसरा शख्स कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है और हर तीसरा शख्स बिल्कुल मतलब सीरियस कंडीशन में है, ना उसको ऑक्सीजन मिल पा रहा है, ना उसको बेड मिल पा रहा है, ना उसको इलाज मिल पा रहा है। लोगों का आरोप है कि अगर वो हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर्स नहीं मिलते, कोई इंटरटेन नहीं करता। डॉक्टर से लेके जो तमाम स्टाफ है हॉस्पिटल की, उनकी बदतमीजी भी सामने आ रही है, लोगों के तमाम आरोप सामने आ रहे हैं, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। ऐसे में जो दिल्ली का सिस्टम है
है वो फेलियर होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार भले ही केंद्र सरकार के ऊपर लगातार कह रही हो कि हमें सप्लाई नहीं मिल पा रही है ऑक्सीजन की, लेकिन अभी जब मैं दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा से बात कर रहा था, पश्चिमी दिल्ली के सांसद, तो उन्होंने खुद 1 करोड़ रुपया अपने निजी फंड से, कोई सांसद फंड से नहीं, सांसद निधि से नहीं, अपने निजी फंड से देने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं 1 करोड़ रुपया देकर आप बता दीजिए किस हॉस्पिटल में 1 करोड़ रुपए में प्लांट लग जाता है जो 200 बेड पर 10 दिन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कर देगा। आप बता दीजिए किस बेड पर हमको वो ऑक्सीजन प्लांट लगाना, मैं लगवा देता हूं। तो अगर ऐसी पहल अरविंद केजरीवाल भी करना शुरू कर देते, पोर्टेबल बहुत सारे ऐसे जो ऑक्सीजन के सप्लाई मशीन आती है जो तुरंत 200-300 बेड्स पर दी जा सकती है, वो भी मंगाया जा सकता है। ऑप्शंस बहुत हैं, अगर सरकार करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, और सरकार अगर ऑप्शंस निकालना चाहे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जनता का देखभाल जरूरी है, जो सिस्टम है उसको ठीक करने की जरूरत है। जो इस वक्त दिल्ली में पूरा का पूरा जो मेडिकल सिस्टम है वो लचर हो चुका है, व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है, लोग मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, हमारे माइक पर हमारा कैमरा देखकर लोग सहायता मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भी असहाय हैं, हमारी भी लिमिट है। हम जितना कह सकते हैं कहते हैं, हमारे कहने से कुछ लोगों की मदद हो जाती है, कुछ लोगों की मदद नहीं हो पाती है। अस्पताल में देखिए ना संसाधन है, ना दवाई है, ना ऑक्सीजन है। अगर अस्पताल कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी उपचार देना भी चाहे तो उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। जो सीमित आपके पास सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन है, उसमें आप किन किन लोगों की जान बचा लेंगे? क्योंकि हर अस्पताल की तरफ से तो अब खबरें सामने आ रही हैं, हर अस्पताल की तरफ से अब नोटिस तक चस्पा किया जा रहा, और अब अस्पताल ये भी देख रहा है, तमाम अस्पताल की प्रशासन देख रही है कि राज्य सरकारें सक्षम नहीं है, तो हाईकोर्ट तक पहुंच जा रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन दीजिए। और सुमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुमित देखिए, कल भी ये अस्पताल प्रशासन ने जब हाथ खड़े किए थे, ऑक्सीजन नहीं हमारे पास, तमाम ऐसे बड़े अस्पताल थे, तो ऑक्सीजन सप्लायर्स ने तब ये कहा कि हमें राज्य सरकार की तरफ से तो ये बताया ही नहीं गया कि किस अस्पताल में प्राथमिकता है, कहां पहले कितनी ऑक्सीजन पहुंचानी है। ये लूप होल्स इस वक्त में भी, ये कोताही, ये ढिलाई इस वक्त में भी। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा। और देखिए, ऐसे कई अस्पताल हैं दिल्ली सरकार के जो जहां ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंच रहा है, लेकिन उस अस्पताल में इतनी लापरवाहियां हैं जिसके चलते रोजाना मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। वो चाहे हम दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की बात करें या फिर LNJP अस्पताल की बात करें, इन दोनों अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पहले ना थी और ना है, लेकिन यहाँ इस तरह से लापरवाहियां हैं। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कल एक जो बेटा है अपनी मां का इंतजार कर रहा था इस इलाज के साथ, क्योंकि अस्पताल ने एडमिट कर दिया था, लेकिन ICU बेड तक अस्पताल ने प्रोवाइड नहीं किया। और देखिए, बीती रात पहले ये था वक्त पे अगर आप अस्पताल पहुंच गए, आपके सामने अगर डॉक्टर खड़ा है तो फिर आप बच जाएंगे, ये उम्मीद थी। अब तो ये उम्मीद भी टूटती जा रही है। आप दहलीज पर जाकर के घंटों इंतजार करते हैं, ऐसा लगता है कि मौत के आने की बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब आपकी सांसें थम जाएंगी, रुक जाएंगी, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के लिए अस्पतालों में दाखिला हो जा रहा, उपचार नहीं हो रहा। स्वास्थ्य कर्मी करे भी तो क्या करे, उनके पास ना दवाइयां हैं पर्याप्त मात्रा में, ना ऑक्सीजन है जो सबसे ज्यादा आज के वक्त में जरूरी है। जितने भी पेशेंट जिनकी हालत खराब हो रही है, उन्हें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, वही नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, अभिषेक और सुमित। इसी के साथ श्रृंखला में फिलहाल इतना ही, रुक रहे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे भी खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।